नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ, हिंदू ट्रेडिशनल मैरिजेस। हिंदुओं में परंपरागत रूप से किस किस तरह की कौन कौन सी शादियाँ होती थीं, कौन कौन से विवाह होते थे, तो इसको बताया है मनु ने। मनु कौन है? हिंदू लॉ गिवर, जिन्होंने हिंदू लॉ दिया, मनु स्मृति लिखी। तो हिंदू लॉ में उन्होंने अष्ट विवाह की चर्चा करी है कि हिंदू समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे, लेकिन उनमें से 4 को हिंदू समाज स्वीकृत करता था कि ये मान्य है, चारों को, और उनमें से 8 में से 4 को प्रतिबंधित करता था कि ये विवाह हिंदू समाज में माननीय नहीं है, मान्य नहीं है। तो आज उन अष्ट विवाहों की बात करेंगे। जो छात्र एलएलबी पढ़ते हैं, एलएलबी में हिंदू लॉ जब पढ़ते हैं उसमें ये टॉपिक आता है, और जिनके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी में उसका एक हिस्सा है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जब हिंदू रिलीजन पढ़ते हैं तो उसमें मैरिजेस में ये टॉपिक आता है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि इंडियन सोसाइटी पढ़नी पड़ती है। एलएलबी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंस है इसका। और बाकी आप सभी हिंदुओं को तो सुनना ही चाहिए कि आखिर हिंदुओं में कौन कौन से विवाह होते थे, आज क्या रेलेवेंस है उनका। आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखेंगे कि आज भी कौन कौन से उनमें से हो रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू ट्रेडिशनल मैरिजेस की अगर हम बात करें तो मनु ने इनको 2 प्रकार से बताया, एक प्रशस्त, एक अप्रशस्त। प्रशस्त वो है, ये प्रशस्त हैं, ये 4 प्रशस्त वो हैं जो कि एक्सेप्टेबल थे, प्रिस्क्राइब्ड थे हिंदू समाज में, जिनको हिंदू समाज मान्य मानता था। तो वो कौन कौन से विवाह हैं? एक है ब्रह्म विवाह। देखिए, आज भी कोई भी पिता अपनी बेटी को विवाहना चाहेगा तो वो यही चाहेगा कि मेरी बेटी मुझसे भी ज़्यादा योग्य व्यक्ति से विवाहे, या मुझसे भी ज़्यादा योग्य परिवार में जाए, यही चाहेगा। पहले के पिता भी यही चाहते थे, आज के भी पिता यही चाहते हैं, पिता तो यही चाहेंगे। तो अगर अपने से ज़्यादा उच्च परिवार में विवाह हो जाए बेटी का तो वो माना जाता है ब्रह्म विवाह। अब पहले उच्च परिवार कौन सा होता था? तो हिंदू वर्ण सिस्टम में उच्च परिवार माना गया है, उच्च वर्ण माना गया है ब्राह्मण्स को। तो क्योंकि उच्च वर्ण के लोग ब्राह्मण होते थे, और इसमें शादी जो होती है वो अपने से ज़्यादा उच्च परिवार में होती है, तो उच्च शब्द के लिए ही ब्रह्म विवाह बोला गया है इसको, कि अपने से ज़्यादा योग्य व्यक्ति से विवाह है, यानी ब्रह्म विवाह है। और योग्य व्यक्ति पहले ब्राह्मण होते थे। तो पहले अगर ब्राह्मण से कोई पिता अगर अपनी बेटी को विवाह दे तो उसको मानेंगे ब्रह्म विवाह, लेकिन आज अपने से ज़्यादा किसी भी योग्य व्यक्ति से विवाह दे अपनी बेटी को कोई पिता, तो उसको ब्रह्म विवाह बोलेंगे। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे आसान हो जाएगा इसको समझना, ये आज के हिसाब से अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज तो आप सब जानते ही हैं। अरेंज मैरिज में हर एक पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में, मुझसे भी अच्छे परिवार में जाए। तो ये है अरेंज मैरिज। पहले इसको ब्रह्म विवाह बोलते थे। आज का इसका रेलेवेंस क्या है? अरेंज मैरिज, यानी आज भी ये ही चलती है। दूसरे नंबर पे है दैव विवाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा दुखद भी है। देखिए, आज या पहले भी जब शादी का रिचुअल कंप्लीट करने की बात होती है तो कौन करने आता है उसको? पंडित जी आते हैं। पहले पंडित जी को यजमान बोलते थे, कोई कोई जजमान बोलता है, जजमान सही शब्द नहीं है, यजमान होता है। यज जो शब्द आया है वो आया है यज्ञ से, जो यज्ञ करते थे उनको यजमान बोला जाता था। तो विवाह में यजमान आएंगे, रिचुअल को कंप्लीट करेंगे और अपनी दक्षिणा लेके चले जाएंगे। तो कोई परिवार अगर ऐसा है जो यजमान जी को उनकी दक्षिणा नहीं दे सकता, यजमान जी को दक्षिणा नहीं दे पाएगा क्योंकि गरीब परिवार है, तो वो गरीब परिवार का पिता क्या करेगा कि अपनी बेटी को ही यजमान से विवाह देगा। ये होता था पहले। तो किसी की बेटी अगर यजमान जी से विवाह दी तो उस विवाह को बोलेंगे दैव विवाह। इन दोनों विवाहों के बारे में एक रोचक बात और थी पहले, कि ब्रह्म विवाह के बारे में बोला जाता था, इनसे होने वाली शादी से जो संतान होगी वो संतान आगे आने वाली 10 पीढ़ी और पीछे जो 10 पीढ़ी बीत गई हैं, यानी इन 20 पीढ़ियों के पाप हर लेगी। इनसे अगर संतान हुई और इनसे हुई तो 7 और 7 14 पीढ़ियों के पाप हर जाएंगे।
तो ऐसी ऐसी बातें करी जाती थी क्योंकि इन विवाहों को, प्रशस्त विवाहों को बढ़ावा मिले, लोग प्रशस्त विवाहों की तरफ ज़्यादा जाएं, अप्रशस्त विवाह ना करें। ऐसी ऐसी बातें करी जाती थी कि आपके पाप हर जाएंगे ऐसी संतान हुई तो दैव विवाह आज होता है क्या? दैव विवाह आज नहीं होता, आज इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। आज क्यों कोई अपनी बेटी पंडित जी से ब्याहेगा? क्योंकि आज सभी के पास दान दक्षिणा देने के लिए होता है, तो आज ये विवाह नहीं होता, पहले होता था। ब्रह्म विवाह आज भी होता है, अरेंज मैरिज। अर्श विवाह, अर्श विवाह क्या था? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अर्श विवाह को एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल में एक ऋषि को ले रहा हूँ। ऋषि की जगह पे कोई भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ऋषि को ले रहा हूँ। तो एक ऋषि हैं, बहुत ज्ञानी हैं, समाज में उनकी बहुत रेस्पेक्ट है। तो अब रेस्पेक्ट है समाज में और ज्ञान सब कुछ है ऋषि के पास, लेकिन उसी कड़ी में दिल भी है। और क्योंकि दिल है तो वो दिल किसी पे आएगा भी, कोई लड़की पसंद आएगी भी ऋषि को। अब ऋषि जी को कोई लड़की पसंद आई तो लड़की को प्रपोज तो करेंगे नहीं, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था। और लड़की के पिता को भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिता ने अगर मना कर दिया तो ऋषि जी की रेस्पेक्ट का सवाल है। तो ऋषि प्रपोज कैसे करें कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ? तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया कि गौदान करेंगे लड़की के पिता को। ऋषि की जगह कोई भी हो सकता है, तो कोई भी अगर गौदान करेगा, यानी 2 गाय या 2 बैल या 1 गाय 1 बैल लड़की के पिता को भिजवाएंगे, और अगर लड़की के पिता ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है तो शादी पक्की मानी जाएगी। ऐसा रिचुअल था पहले। इसका किसी पिता के पास अगर किसी की तरफ से गाय आई हैं 2 या 2 बैल आए हैं या 1 गाय 1 बैल आई है, इसका मतलब ही ये होता था कि किसी ने शादी का प्रपोजल भेजा है उनकी बेटी के लिए। तो ऐसा रिचुअल था। क्या आज ऐसा होता है? तो आज गौदान तो नहीं होता, लेकिन शादी जब पक्की होती है हिंदुओं में, तो लड़के वाले कुछ ना कुछ लड़की वालों को देते हैं, कपड़े वपड़े, रिंग सेरेमनी, तमाम चीज़ें होती हैं। तो आज भी इसका रिचुअल फॉलो होता है, अर्श विवाह का थोड़ा थोड़ा आज भी देखा जाता है। यानी आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यह रेलेवेंट है अर्श विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह कैसे होते थे? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रजापत्य विवाह को सरल करता हूँ समझाने के लिए। स्वयंवर से समझें आप। स्वयंवर, हाँ, वो सीता मैया का जो हुआ था, जो द्रौपदी मैया का हुआ था, वही स्वयंवर। तो लड़की का पिता एक टास्क देगा अपनी बेटी के वर ढूंढने के लिए। उस टास्क को कोई भी व्यक्ति कंप्लीट कर सकता है। जो भी उस टास्क को कंप्लीट कर देगा तो उसका विवाह उस पिता की बेटी से हो जाएगा जिन्होंने टास्क करने को दिया है। तो इसको स्वयंवर बोलते थे। और अगर ऐसे कोई विवाह होता है तो उसको प्रजापत्य विवाह बोला जाता था। राम जी का प्रजापत्य विवाह हुआ था। और प्रजापत्य विवाह में कोई न लड़की वाले न लड़के वाले कुछ नहीं देते एक दूसरे को, केवल आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, वर वधू को आशीर्वाद मिलता है। तो प्रजापत्य विवाह क्या आज भी फॉलो होता है? आज भी इसका रेलेवेंस है? जी बिल्कुल है। आज आशीर्वाद नहीं देते, आज तो सभी आशीर्वाद देते हैं वर वधू को। वो जो स्टेज पे 2-2 4-4 घंटे फोटोग्राफी चलती है, वो क्या है? वो आशीर्वाद ही तो देने जाते हैं, पीछे नोट दिखाने जो जाते हैं। तो आज इसका रेलेवेंस है ही, यानी फोटोग्राफी नहीं होती, वो 2 घंटे जो होती है वो प्रजापत्य विवाह का रिचुअल फॉलो होता है, आशीर्वाद दिया जाता है वर वधू को। तो ये 4 तरह के विवाह थे जो हिंदू समाज में एक्सेप्टेड थे। बाकी आते हैं अप्रशस्त विवाह, जो हिंदू समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो उसमें पहला विवाह था गंधर्व विवाह। इसको सरल करने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लव मैरिज। आज का इसका कॉन्टेक्स्ट है, आज इसका रेलेवेंस है लव मैरिज से। यानी लव मैरिज, पहले इसको गंधर्व विवाह बोलते थे। ये अप्रशस्त था, मतलब इसको हिंदू समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था कि कोई लव मैरिज नहीं कर सकता। इसका रीज़न था, मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। सुनना बहुत रोचक बात है और बहुत ही समझने वाली बात है। देखिए, मान लीजिए एक राजा है और राजा को आदत है शिकार करने की। तो राजा शिकार करने जंगल में गए
और जंगल में शिकार कर रहे हैं कि उनको एक सुंदर कन्या दिख गई। अब सुंदर कन्या पर राजा जी का दिल आ गया। सुंदर कन्या को उन्होंने प्रपोज कर दिया वहीं की वहीं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। और उनके साथ ज़मीन पे बैठे हैं राजा। अब सुंदर कन्या बेचारी भोली, वहाँ की किसी ट्राइबल कम्युनिटी की वो लड़की भोली भाली, वो सोच रही है कि ये राजा हैं इतने बड़े और मेरे साथ ज़मीन पे बैठ के और मुझे खूबसूरत बता रहे हैं और बता रहे हैं कि प्यार हो गया है इनको हमसे, तो वो बातों में आ जाएगी क्योंकि भोली है बेचारी वो छोटी। तो बातों में आ गई और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों पिताजी के पास गए। पिताजी से राजा ने बोला कि आपकी पुत्री से मुझे विवाह करना है। पिता देख के बड़ा खुश कि राजा खुद मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है। तो विवाह उनका वहीं की वहीं हो गया। कैसे हुआ? राजा के पास तो बहुत सारी अंगूठियाँ होंगी, अंगूठी उतार के पहना दी लड़की को, और लड़की के पास अंगूठी नहीं थी तो फूल पत्ती की बना के पहना दी उसको, राजा को। दोनों का विवाह हो गया। राजा 2-3 दिन वहाँ रहा और फिर अपने राजपाट में लौट आया। तो और बोल के आया कि मैं अभी आऊँगा, सेना को लेके आऊँगा, पूरे परिवार को लेके आऊँगा और आपकी बेटी को यहाँ से लेके जाऊँगा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, राजा नहीं लौटा। 9 महीने बीते, राजा नहीं लौटा। लेकिन लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जो सुंदर कन्या थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब लड़की के पिता उनको राजा के घर लेके आए, राजा के जो राजमहल में लेके आए। तो अब राजा से बोला कि राजा साहब आप नहीं आए, हमको ही आना पड़ा और मेरी बेटी गर्भवती है और आप इसको स्वीकार करें। तो अगले ही क्षण राजा बोलता है कि कौन है आप? और सही भी बात है राजा की, क्योंकि राजा तो जाने कितने जंगलों में जाता है, वो एक जंगल की बातें क्या याद रखेगा। तो लड़कियों को ऐसे एक्सप्लॉइट भी करते थे और लड़कियों को बहुत बड़े स्केल पे एक्सप्लॉइट करने का डर था, इसलिए इस विवाह को अप्रशस्त रखा हिंदू समाज में कि इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। प्रेम करना हमारे समाज में अलाउड नहीं है, यहाँ अरेंज मैरिज ही होगी। क्योंकि प्रेम करने में बच्चे नहीं समझ पाते कि उनका पार्टनर सही है या गलत है। नहीं, ये बात बहुत सोचने समझने की बातें हैं। तो लव मैरिज हमारे हिंदू समाज में तो प्रोहिबिट था, लेकिन आज सभी समाजों में ये प्रोहिबिट नहीं है। ये आजकल खूब होते हैं लव मैरिजेस। लेकिन लव मैरिज में अब पेरेंट्स को थोड़ी चिंता रहती है कि अब मेरा बेटा या बेटी सही पार्टनर चुनेगा या नहीं चुनेगा। ये डर तो रहता ही है, सभी माता पिताओं को रहता है। और बच्चों को यह रहता है कि मेरे माता पिता हाँ करेंगे या नहीं करेंगे शादी के लिए। तो दोनों का ही डर जायज़ है और दोनों का प्यार जायज़ है एक दूसरे के लिए। अब कौन सही है कौन गलत है बहुत बड़ी डिबेट है, अभी हम इस पर बात नहीं कर सकते। गंधर्व विवाह होता था, प्रोहिबिट था, लेकिन आज हिंदू समाज में भी लव मैरिजेस होते हैं। असुर विवाह को एक शब्द लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ब्राइड प्राइस। ब्राइड प्राइस यूज होता है बुक्स में, इंडियन सोसाइटी की बुक में यही पढ़ा है मैंने, ब्राइड प्राइस। इसका मतलब परचेजिंग द गर्ल, यानी वधु क्या बोले, लड़की को खरीद लेना। ऐसा पहले बहुत होता था कि राजा या राजा के सूबेदार या बहुत अमीर लोग या जिनके पास पैसा है वो गरीब पिता को पैसे उसको खूब दे के और उसकी बेटी को खरीद लेते थे। ऐसा पहले बहुत होता था, उसको हम असुर विवाह कहते थे। ये प्रोहिबिटेड था, कोई भी पिता अपनी बेटी को पैसे से नहीं बेच सकता था। ब्राइड प्राइस बोलते हैं, यानी कि वधू को कुछ पैसे देकर खरीद लेना, ये पहले होता था। ये आज अप्रशस्त है, मतलब ये आज भी नहीं होता। आज तो इसके लिए आईपीसी सेक्शन 372 बना हुआ है, पनिशेबल ऑफेंस है, इसको नहीं कर सकते हैं। और पहले भी ये प्रोहिबिट था हिंदू समाज में। राक्षस विवाह मतलब इसमें होता था एब्डक्शन, लड़की को जबरदस्ती फोर्सफुली भगा ले जाना, लड़की की मर्जी से नहीं, फोर्सफुली भगा ले जाना, यानी कि उसको किडनैप कर लेना, किडनैप कर लेना। तो एब्डक्ट कर लेना, यानी कि इसको हम बोलते थे राक्षस विवाह।
अगर कोई ऐसे भगा के ले गया ज़बरदस्ती तो इसको हम राक्षस विवाह बोलते थे। ये हिंदू समाज में प्रोहिबिटेड था। और आज अगर करेंगे आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली भगा ले जाएंगे, दोनों की सम्मति से भागे, लेकिन लड़की ने बोल दिया कि ज़बरदस्ती ले गया था, तो आईपीसी सेक्शन 366 के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है। कम से कम आप 7 साल के लिए जेल जाएंगे, और हो सकता है ये जेल और आगे भी बढ़ जाए, 10 साल के लिए भी हो जाए, 15 साल के लिए भी हो जाए। पैशाच विवाह बोलते हैं इंटॉक्सिकेटिंग द वुमन। लड़की को इंटॉक्सिकेट कर देना, अल्कोहल देके, हिप्नोटाइज करके और उससे विवाह कर लेना या उसका रेप कर देना, ऐसे को बोलते थे पैशाच विवाह। हिंदू समाज में प्रोहिबिटेड था स्ट्रिक्टली। आज इसके लिए आईपीसी सेक्शन 376 के लिए कम से कम 10 साल और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर टिल डेथ आप लटक सकते हैं। तो आप पैशाच विवाह आज भी नहीं कर सकते, पहले हिंदू समाज में प्रोहिबिटेड था ही, आज सभी के लिए प्रोहिबिटेड है। ये 3 आज पनिशेबल ऑफेंस है, बहुत बुरी तरह से पनिशेबल ऑफेंस है, कोई नहीं कर सकता है। गंधर्व विवाह आज हो सकता है, ब्रह्म विवाह होते ही हैं, दैव विवाह नहीं होता, अर्श विवाह के रिचुअल फॉलो होते हैं, प्रजापत्य विवाह के भी रिचुअल फॉलो होते हैं। यानी गंधर्व, ब्रह्म, अर्श और प्रजापत्य, ये 4 आज भी होते हैं। दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह बहुत कम हुए हैं। लेकिन इनको बिल्कुल मिटाने के लिए हमको एक बहुत बड़े मेंटल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है समाज में। वुमेन डिफेंस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, अल्कोहल बैन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। इसको इंडियन गवर्नमेंट को बैन करना ही चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा घाटा हो। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर ड्रग्स और अल्कोहल इंडिया से कतई बैन हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा जहर दे दिया है इंडिया को, इस जहर को निकालना इंडियन गवर्नमेंट का काम है, इसको निकालना ही चाहिए। मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा मैं आदमी, इतनी बड़ी पहल तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, या फिर मुझे नहीं पहुंचाना तो आप खुद अपनी बना के और #complete ban ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स फ्रॉम इंडिया ये दौड़ा दें, अपनी खुद की वीडियो बनाएं और ट्विटर, फेसबुक, सारे जो इंस्टाग्राम, सब पे इस हैशटैग को आप ट्रेंड करा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बैन होना बहुत ज़रूरी है। और कोई ना कोई रास्ता निकालें कि उस घाटे से भी बचा जा सके। कोई फंड बना दें जिसमें लोग डोनेट करें कि ये चीज़ बैन हुई है, इससे हिंदुस्तान को इतना घाटा हुआ है, इसको भरा जाए, तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें डोनेट करेंगे उस फंड में। ऐसा कोई फंड बना दीजिए अगर घाटा ज़्यादा होता है इस चीज़ को बैन करने से। लेकिन ये चीज़ बैन होनी चाहिए अगर ये सारी चीज़ें देश से मिटानी है, तो देश की तरक्की करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।